लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। एंजाइम क्या होती है? इसका मतलब होता है एंजाइम्स का हार्मरी। ये किसी चीज को क्या करते हैं? किसी चीज को तेज करते हैं, किसी प्रोसेस को तेज करते हैं। यानी ये क्या करता है? ये पुरानी चीजों को क्या करते हैं? तोड़ देती हैं, खारिज कर देते हैं और नई चीजें बनाने में मदद करते हैं। जिस तरह डीएनए, प्रोटीन वगैरह, इससे हमारे जिस्म में जो भी काम होता है वो तेज हो जाते हैं। हमारी बॉडी को इसी वजह से तो बरकरार रह सकती है अगर हमारे जिस्म में एंजाइम अच्छी तरह से काम करे। तो एंजाइम का हमारी बॉडी में बहुत रोल है। चलिए ये भी जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ये भी वही लिखा हुआ है, पढ़ती हैं। एंजाइम आर रिमार्केबल प्रोटीन्स। एंजाइम काबिले जिक्र प्रोटीन्स है विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज करती हैं। दैट वुड अदरवाइज ऑकर एट वेरी स्लो स्पीड, जो कि बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में क्या कहते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। हम एंजाइम की यूनिक का मतलब है कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि किसी चीज की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो दूसरे के पास ना, जो सिर्फ किसी के पास, जिस तरह इंसान के पास खूबी होती है ना, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की जो लैंग्वेज अच्छी होती है, कोई अच्छा लिख सकता है, ऐसा वगैरह वगैरह, कोई खूबी, एक यूनिक खूबी होती है, उसे हम कहते हैं कि यूनिक खूबी। बिल्कुल से इसी तरह हम इस चैप्टर में एंजाइम की यूनिक खूबी पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक, खसूसियात पढ़ने जा रही हैं एंड अनकवर हाउ दे परफॉर्म देयर वर्क, और ये भी पढ़ने जा रहे हैं कि वो कैसे अपना काम करते हैं। ठीक है, we will also explore the various factors that influence their activity। हम उन फैक्टर्स, उन असरात को भी पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस एक्टिविटी में शामिल होते हैं। पहले नंबर पर हमारा टॉपिक आता है मेटाबॉलिज्म। क्या आते हैं हमारे पास? मेटाबॉलिज्म। हमने पिछले चैप्टर में एक इस तरह का पैराग्राफ था वो पढ़ा था जिसमें मेटाबॉलिज्म थी। इसकी दो एग्जाम में थी, कौन सी थी? मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। चलिए अब हम यहाँ इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। यानी केमिकल का मतलब है केमियाई, रिएक्शंस का मतलब है रद्दे अमल। केमियाई रद्दे अमल में यहाँ लिख देती हूँ, केमियाई रद्दे अमल। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म तमाम केमियाई रद्दे अमल का सम है दैट ऑकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना, बरकरार रखना होता है। ठीक है, जो कि जिंदगी को बरकरार रखने के लिए ऑर्गेनिज्म एक जानदार के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, विदिन का मतलब है अंदर। ठीक है, देयर आर टू सबसेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यहाँ मेटाबॉलिज्म के टू सबसेट्स हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। फर्स्ट नंबर पे आता है कैटाबॉलिज्म, सेकंड नंबर पे आता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या? कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस। मतलब ये है इसका कि बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेचीदा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़कर छोटी मॉलिक्यूल्स जो होती है ना उनमें कन्वर्ट करना। ठीक है, और रिलीजिंग एनर्जी दिस प्रोसेस, इस अमल में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एक बात आपने याद रखनी है, बायो हो या केमिस्ट्री हो, जब कोई चीज बनती है, जब किसी चीज की फॉर्मेशन होती है, जिस तरह रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स हैं, जब प्रोडक्ट टूटते हैं तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब क्या होता है, रिएक्टेंट ने मिलकर प्रोडक्ट बनना होता है तो फिर एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम कोई मकान हो उसको अगर तामीर करें तो इंटू की जरूरत होती है। आप उसको फर्ज कर ले कि वो एनर्जी है, लेकिन जब मकान को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है तो इंटू को फेंका जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब किसी चीज को तोड़ा जाता है, प्रोडक्ट को या तोड़ा जाता है, तो फिर एनर्जी को रिलीज किया जाता है। अब जरा इनकी एग्जांपल्स में समझते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड यानी मिसालों में शामिल है, इंक्लूड मीन शामिल है, सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच फूड ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। यानी ये होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर होता है। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में देखिए, अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? सेलुलर देखिए नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन को इसी किताब के, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक होती है और
ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। देखिए ये दोनों है, ये दोनों रेस्पिरेशंस इन दोनों रेस्पिरेशंस को सेलुलर रेस्पिरेशन ही कहा जाता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें जो फूड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाते हैं। फूड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं एनर्जी को हासिल करने के लिए, फॉर गेट एनर्जी को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइपोलाइसिस इन विच लिपिड फैट इज ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग एनर्जी। यानी लाइपोलाइसिस जो होता है जिसमें लिपिड होती है, फैट होती है, फैट लाइपोलाइसिस होता है जिसमें फैट होती है, लिपिड फैट होती है, वो ब्रोकन डाउन हो जाती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग एनर्जी, जो कि एनर्जी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी मतलब ये कि हमने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने कि जो लिपिड है वो एक एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी को किसमें, एनर्जी को जो हमारे पास फैट होती है ना, फैट उसकी शक्ल में संभाल कर रखता है। जब हमारे जिस्म को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये क्या करता है, ये फैट को ब्रोक कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करने के लिए। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किस लिए प्रोड्यूस होते हैं, जिसके जरिए से फिर एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनाबॉलिज्म। इसमें हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं बड़े, वो छोटों में तकसीम हो जाते हैं, क्या करने के लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, एनर्जी किसी चीज को देने के लिए, ठीक है। अब देखिए एनाबॉलिज्म क्या एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल। यानी ये सिंपलर मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनसे कॉम्प्लेक्स पेचीदा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट जो होता है, उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस कंज्यूम एनर्जी, इस प्रोसेस में कंज्यूम होती है एनर्जी। मतलब क्या कि इस प्रोसेस में आप यहाँ कंज्यूम की जगह क्या लिख देते हैं, ऑब्जर्व होती है यहाँ एनर्जी, क्योंकि यहाँ छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बने हैं, तो क्या हुई, इसमें ऑब्जर्व हुई एनर्जी। और इसकी एग्जांपल्स में क्या शामिल है, एग्जांपल इंक्लूड फोटोसिंथेसिस इन विच CO2 यानी जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, H2O मतलब वाटर है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज्वाइंट टू मेक ग्लूकोज, ज्वाइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए यूजिंग सनलाइट, जो कि सनलाइट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस के अमल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है वो ज्वाइंट हो जाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, और जो ग्लूकोज होता है वो सनलाइट के लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन और एक बाय प्रोडक्ट्स भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, खारिज होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस in which protein are formed by joining the amino acid। प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की तरकीब के दौरान जो अमीनो एसिड है वो ज्वाइंट हो जाते हैं तो प्रोटीन बनती है। ये हमारे पास एग्जांपल्स है कि छोटे मॉलिक्यूल से बड़े बनी है। जिस तरह क्या बना है हमारे पास, कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ये मैं आपको अपने थिंकिंग से क्या दे रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह यानी आपने एक बात याद रखें कि कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर यूनिट्स और इधर स्मॉलर यूनिट से लार्जर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल से इधर स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, इधर एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, इधर एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, और ये छोटे से बड़ा बना तो एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। किसी चीज को धक्का लाना हो, धकेलना हो तो फिर हम एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। उस चीज को आगे जाने के लिए एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ती है। जब हम एनर्जी लगाते हैं वो चीज एनर्जी ऑब्जर्व करती है, फिर आगे चली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये रिवाइज कर दीजिए, यानी जो ह्यूमन बर्ड है वन ऑफ द हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट ऑफ एनी एनिमल। ये सब किसी भी जानदार से, किसी भी एनिमल से, जानवर से इसका हाई मेटाबॉलिज्म है। दे नीड टू ईट कॉन्स्टेंटली टू कीप देयर एनर्जी लेवल। उन्हें अपनी एनर्जी के लेवल को बरकरार रखने के लिए मुसलसल खाना खाना पड़ता है, ठीक है, फूड खानी पड़ती है। अब स्टूडेंट्स मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म एक
एक केमियाई रद्द अमल का सम है, जो तमाम केमियाई रद्द अमल का सम है, जो कि ऑर्गेनिज्म की जिंदगी को बरकरार रखने के लिए ऑर्गेनिज्म में होता है। यहाँ जो मेटाबॉलिज्म है इसकी दो इकसामी है, ये सबसेट्स है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर क्या हो जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल में आ जाते हैं। इसमें अब मिसाल ले लें कि जिस तरह सेलुलर रिस्पिरेशन में फूड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, फूड ग्लूकोज के, वो टूटकर ऑक्सीजन और वाटर की शक्ल में आ जाते हैं, एनर्जी को क्या करने के लिए, हासिल करने के लिए। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या होती है, हारिज होती है, तो किसी ने हासिल करनी होती है, तो इसीलिए ये टूट जाते हैं। अब जरा नेक्स्ट एग्जांपल है जो लाइपोलाइसिस है, जिसमें लिपिड ने फैट की शक्ल में एनर्जी को स्टोर किया होता है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करने के लिए टूट जाते हैं, जो कि एनर्जी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या, एनाबॉलिज्म में जो स्मॉलर पार्टिकल मॉलिक्यूल है वो लार्जर मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, क्योंकि ये और इसी एग्जांपल में मौजूद है जिस तरह फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए और एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए, सनलाइट इस्तेमाल करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो बी बाइकार्ड की तरह प्रोड्यूस होता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को बनाने के लिए, यानी प्रोटीन की तरकीब के दौरान, ठीक है, या प्रोटीन को बनाने के दौरान जो अमीनो एसिड है वो ज्वाइन हो जाती है, जुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।